ए, कहाँ जा रहा है? क्या तुझे पता नहीं मुखिया जी का सख्त आदेश है, रात के समय गांव से बाहर जाना मना है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? भाई, दुनिया में भला ऐसा कौन होगा जिसे अपनी जान प्यारी नहीं। फिर फिर तू इतना जोखिम क्यों उठा रहा है? तू जानता है ना गांव के बाहर कितना खतरा है। रात में लोग अचानक से गायब हो रहे हैं। हम लोग भी यहाँ कई सालों से पहरा दे रहे हैं। आज तक इस गांव से जो भी बाहर गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। वो तो सब ठीक है भाई, लेकिन क्या? अरे भाई, दरअसल वो मेरी गाय सुबह चरने गई थी, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आई, इसीलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ। वो यहीं कहीं रास्ता भटक गई है। मैं बस यूं गया और यूं आया। चल चल चल, अब बहुत हुआ तेरा नाटक। अब यहाँ से जाता है या नहीं, वरना मार मार के तेरा वो हाल करेंगे कि फिर तो दोबारा ठीक से चल नहीं पाएगा। अरे क्या करूं, ये लोग तो मुझे जाने ही नहीं दे रहे। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं पीछे के रास्ते से गांव के बाहर चला जाता हूँ। थोड़ा सा ज्यादा ही चक्कर लगाना होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। कम से कम मेरी गाय तो मुझे मिल जाएगी। क्या सोच रहा है? तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? अरे ठीक है भाई, जाता हूँ। इतना नाराज क्यों होते हो? गाय का क्या है, वो तो कल भी आ जाएगी। क्या हुआ चाचा जी? ये सरला भाभी इतना रो क्यों रही है? सब कुशल मंगल तो है? अब क्या बताऊं बेटा, वही पुरानी कहानी कईयों की तरह। कल रात राजेश भी गांव के बाहर गया था, पर वो अभी तक लौट कर नहीं आया। क्या कहा चाचा जी आपने? अब राजेश भैया भी? हे भगवान, कुछ साल पहले मेरे पिताजी लापता हो गए थे, उसके बाद मेरे बड़े भैया लापता हो गए, और अब राजेश भैया। हे भगवान, ना जाने इस गांव का क्या होगा। यदि ऐसे ही लोग गायब होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस गांव में एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देगा। लेकिन चाचा जी, आपको क्या लगता है, आखिर इतने सारे लोग कहाँ गायब हो सकते हैं? अब पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे तो लगता है कि गांव के पीछे वाले जंगल में जो तालाब है, वहीं से लोग गायब हो रहे हैं। वहाँ कुछ न कुछ तो जरूर है। अच्छा चाचा जी, ऐसी बात है? तो फिर हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। अरे नहीं बेटा, तुम ऐसी गलती मत करना। वो जगह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। वहाँ जाना तो आसान है, लेकिन वहाँ से लौट कर आना बेहद ही मुश्किल है। वो तो ठीक है चाचा जी, लेकिन हम यूँ हाथ पर हाथ धरकर तो बैठ नहीं सकते ना। अरे किसी को तो जोखिम लेना ही पड़ेगा। मैं आज ही उस तालाब के पास जाता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे नहीं चाचा जी, आप रहने दीजिए। अब जो भी करना है वो मुझे ही करना होगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। ये मदन को क्या हो गया? ये यहाँ खड़े खड़े किससे बात कर रहा है? कहीं गांव में जो लोग गायब हो रहे हैं उन सब के पीछे इसी का हाथ तो नहीं? नहीं, मदन ऐसा नहीं कर सकता। अरे ये क्या था? हे भगवान, चाचा ने सही कहा था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हरिओम। क्या हुआ बेटा? तू बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है। अब क्या बताऊं बाबा, जब मैं छोटा था तब पिता के कंधे पर बैठकर दुनिया देखता था। तब लगता था कि जीवन कितना आसान है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब पता चला
संसार में चिंता के सिवा कुछ भी तो नहीं है। अब आप ही बताइए भला, ऐसे में मैं आपको चिंतित ही दिखाई दूंगा ना। बेटा, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसीलिए कहता हूँ किसी भी विषय में चिंता करना व्यर्थ है। चिंताएं बड़ी ही तुच्छ होती है। क्या चिंताएं तुच्छ होती है? हो सकता है, आप कहते हैं तो होती होगी, लेकिन बाबा जी मैं एक गरीब आदमी हूँ जिसके पास 2 जून की रोटी तक नहीं है। भला मेरे जीवन में सिवाय परेशानियों के क्या हो सकता है? बेटा, भले ही तुम्हारे पास 2 जून की रोटी तक नहीं, फिर भी मुझे तुम अमीर दिखाई देते हो। क्या कहा आपने? मैं आपको अमीर दिखाई देता हूँ? भला वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन में लालच तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब मैं लालची नहीं हूँ, इसका मतलब मैं अमीर हूँ। ये भी ठीक कहा बाबा आपने। लेकिन मेरी परेशानी ये है कि मैं अकेला पड़ चुका हूँ, कोई भी मेरा साथी नहीं है। क्या बेटा, मुझे तो तुम अकेले नहीं दिखते। बाबा जी आप ध्यान से देखिए, यहाँ तो मैं अकेला ही हूँ। नहीं, तुम समझे नहीं, तुम मुझे अकेले नहीं दिख रहे। वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम में धैर्य तो बहुत है। जब मैंने देखा तुम बड़े ही धैर्य से यहाँ बैठे थे, और धैर्यवान मनुष्य कभी अकेला नहीं होता। चलो बेटा, अब मैं चलता हूँ। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, लेकिन तुम मेरी बातों को याद रखना, ये बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। हरिओम हरिओम। वाह, बाबा जी ने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही है। क्या कहा था उन्होंने? हाँ, एक तो ये कि चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि चिंताएं तुच्छ होती है। और दूसरा क्या था? हाँ, मैं धनवान हूँ क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ। हाँ, और वो तीसरा क्या कहा था उन्होंने? मैं अकेला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक धैर्यवान मनुष्य हूँ। हाँ, मैं बाबा जी की इन तीनों बातों को याद रखूंगा। लेकिन अब मैं यूं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। मैं आज रात ही उस तालाब वाले राक्षस के पास जाता हूँ, फिर देखता हूँ आखिर वो चाहता क्या है। तालाब वाले यक्ष, ओ तालाब वाले यक्ष। कौन है? किसने मुझे पुकारा? अरे बाप रे, मैं हूँ कद्दू। कद्दू कद्दू ये कैसा नाम है भला? कद्दू, ऐसा नाम कौन रखता है? ये तो अच्छा है कि तुम्हारा नाम बैंगन होता। बैंगन। देखो, तुम्हें जो भी कहना है कह लो, लेकिन तुम मेरे नाम के बारे में कुछ मत कहना। ये नाम मेरी माँ ने रखा है क्योंकि मेरी माँ को कद्दू बहुत पसंद था। अरे ठीक है भाई, तुम इतना नाराज क्यों होते हो? मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी ही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा नाम भी कद्दू है क्या? कद्दू? नहीं, मेरा नाम कोई कद्दू वद्दू नहीं है। मेरा नाम तो लोकी है। लोकी मतलब हरी ताजी लौकी। क्या कहा तुमने? मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया। अरे क्या बहरे हो? मैंने कहा मेरा नाम लोकी है। मेरा पूरा नाम हरी ताजी लोकी है। और अब तुम मेरे नाम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहोगे? अरे ठीक है लोकी भाई, मेरा मतलब है हरी ताजी लोकी भैया, तुम तनिक शांत हो जाओ। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? अब माँ को जो पसंद होगा नाम तो वही होगा ना, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? लेकिन तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों चले आए? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर तो सबको लगता है और गला भी सबका सूखता है भैया, लेकिन डर के आगे तो जीत है ना। अच्छा, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। तो फिर ठीक है, खेल शुरू करें? क्या खेल? कैसा खेल? वही पुराना खेल। मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने तीनों प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दिए तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सभी साथियों को आजाद कर दूंगा और इस जगह से सदा सदा के लिए चला जाऊंगा। किंतु तुमने
यदि मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए या फिर एक भी प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो मैं तुम्हें सदा सदा के लिए बंदी बना लूंगा। अच्छा, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम अपना प्रश्न पूछो। तो सुनो, घास को बड़ा ही तुच्छ माना जाता है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो इससे भी तुच्छ क्या है? क्या? घास से भी तुच्छ कुछ हो सकता है भला? घास तो बड़ी ही तुच्छ होती है। हाँ हाँ, याद आया, वो साधु बाबा ने यही तो मुझे बताया था। वो कह रहे थे ना कि चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि चिंताएं बड़ी ही तुच्छ होती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि चिंताएं घास से भी तुच्छ है। यक्षराज, घास से भी तुच्छ कुछ नहीं होता, किंतु हाँ, मनुष्य के मन में पलने वाली चिंताएं घास से भी तुच्छ होती है। वाह, समझदार मालूम पड़ते हो। लेकिन समझदार मनुष्य अक्सर लालची हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा गणित लगाता है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्या है जिसे खोकर मनुष्य धनवान हो जाता है? क्या? ये कैसी बात है? लोग तो पाकर धनवान होते हैं, फिर भला वो क्या है जिसे खोकर मनुष्य धनवान हो जाता है? हाँ, याद आया, आज वो साधु बाबा मुझे धनवान कह रहे थे, और वो इसलिए क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ। हाँ, मिल गया उत्तर। यक्षराज, लालच। हाँ, वो लालच ही है जिसे गवाकर मनुष्य धनवान हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम तो मेरी सोच से भी अधिक बुद्धिमान निकले। लगता है इस पूरे ज्ञानगंज में एकमात्र तुम ही समझदार हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है, ज्यादा समझदार मनुष्य अकेला पड़ जाता है। तो मेरा आखिरी प्रश्न यही है कि मनुष्य का सच्चा साथी कौन है, जो हर परिस्थिति में मनुष्य का साथ देता है, कभी उसका साथ नहीं छोड़ता? अकेला? हाँ, मैं भी तो अकेला था। कल तक मैं खुद को अकेला समझता था, लेकिन आज वो साधु बाबा ने मुझे समझाया कि मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मैं धैर्यवान मनुष्य हूँ। तो इसका मतलब यही उत्तर है। यक्षराज, धैर्य ही मनुष्य का सच्चा साथी होता है, जो हर हाल में मनुष्य का साथ निभाता है। वाह, अद्भुत कद्दू, अद्भुत। तुमने तीनों प्रश्नों के बिल्कुल सटीक उत्तर दिए। तुम्हारे उत्तर सुनकर मैं संतुष्ट हुआ। ये क्या हुआ लोकी भाई? तुम तो यक्षराज से सीधे आदमी बन गए। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? अब क्या बताऊं भैया, मुझे अपने ही कर्मों की सजा मिली थी। दरअसल हुआ यूं था कि तुम्हारी तरह मैं भी ज्ञानगंज में रहता था, लेकिन ज्ञानगंज में रहने के बाद भी मैं निहायती मूर्खों वाली हरकतें करता था। और ऐसे ही एक दिन मैंने हंसी ठिठोली में एक साधु महात्मा का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने मुझे राक्षस बन जाने का श्राप दे डाला। लेकिन जब मैंने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर दे देगा, उस दिन तुम इस श्राप से मुक्ति पालोगे, और तुम्हारे साथ साथ उन लोगों को भी मुक्ति मिल जाएगी जिनको अब तक मैंने पानी के अंदर बंदी बनाकर रखा था। और देखो, आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अच्छा, तो भाई, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आज सुबह मैं जिन साधु बाबा से मिला था वो कोई और नहीं बल्कि वही महात्मा थे जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया था। हाँ कद्दू भाई, वो वही महात्मा थे। कहते हैं वो कई सदियों से हम ज्ञानगंज वासियों का अपने ज्ञान से मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। वाह लोकी भाई वाह, अब जाकर मुझे पता चला कि आखिर क्यों हमारे गांव का नाम ज्ञानगंज रखा गया, ताकि यहाँ रहने वाला हर आदमी ज्ञान और समझ को ध्यान में रखकर अपना जीवन जिए। तुमने बिल्कुल सही कहा कद्दू भाई। चलो अब अपने घर चलते हैं। हाँ, चलो चलो। और इस प्रकार से कद्दू ने अपनी सूझबूझ से अपने साथियों को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करवाया, और तब से ज्ञानगंज गांव सदा सदा के लिए अंधकार रूपी राक्षस से मुक्त हो गया। वहां रहने वाले सभी मनुष्य ज्ञान के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।